कंप्यूटर नेटवर्किंग की बात करूं तो सेम एज इट इज, जब काफ़ी सारे कंप्यूटर्स एक ग्रुप बना के एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर। जब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो डिफरेंट रिसोर्सेज शेयर करते हैं, तो उसे हम नेटवर्क कहते हैं, नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग। अभी फॉर एग्जांपल हियर, पहले मैं आपको सिंपल लेके चलो, हम नेटवर्किंग क्योंकि यूज नहीं किया होगा पहले। अच्छा जी, हमारे पास टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स हैं। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास मेडिकल फील्ड से भी आए हुए हैं और कुछ ICS करके आए हुए हैं जिन्हें इस चीज़ का आइडिया होगा कि नेटवर्क की टाइप्स कितनी हैं और कौन कौन से नेटवर्क्स होते हैं। एक हमारे पास होता है जी लैन, बिल्कुल बेसिक है। एक लैन होता है, एक मैन होता है, एक सेम एज इट इज हमारे पास जो है वैन होता है। लैन की बात की जाए तो हम इसे कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। इसी तरह से हमारे पास जो है मैन होता है जिसे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। और एक हमारे पास जो है वैन होता है, दैट इज अ वाइड एरिया नेटवर्क। पहले ये समझेंगे और उसके बाद हम चलेंगे OSI लेयर के ऊपर, और OSI लेयर को कंप्लीट करने के बाद हम चलेंगे नेक्स्ट IPTCP मॉडल्स के ऊपर। बात की जाए तो हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क जो है एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कि फॉर एग्जांपल किसी भी जगह पे, ये मेरे पास लैपटॉप नंबर 1 है फॉर एग्जांपल, मैं एक और दूसरा लैपटॉप ले लेता हूँ, ठीक है। इसी तरह से मेरा एक तीसरा लैपटॉप है, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा हूँ या किसी भी जगह पे, तो ये मेरा तीसरा लैपटॉप है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे एक प्रिंटर लगा देता हूँ, सेम एज इट इज़ यहाँ पे अगर मैं एक स्कैनर भी लगा देता हूँ और एक में जो है वो एक सर्वर क्रिएट कर लेता हूँ, तो अब मिसाल के तौर पे ये सर्वर है हमारे पास, सेम एज इट इज़ मेरे पास यहाँ पे कंप्यूटर 1 है, यहाँ पे मेरे पास कंप्यूटर 2 है और यहाँ पे मेरे पास कंप्यूटर 3 है। इसी के अंदर यहाँ पे मैं इसे एक प्रिंटर कह लेता हूँ, मेरे पास जो है वो प्रिंटर है और यहीं पे ही मेरे पास एक स्कैनर भी मौजूद है। एक मोबाइल भी उठा लेते हैं यहाँ से, कंप्यूटर 1 कंप्यूटर 2 के साथ कनेक्टेड है, सेम एज इट इज हमारे पास कंप्यूटर 2 कंप्यूटर 3 के साथ कनेक्टेड है और कंप्यूटर 3 जो है वो स्कैनर के साथ भी कनेक्टेड है। इसी तरह से कंप्यूटर 2 जो है वो भी स्कैनर और प्रिंटर के साथ कनेक्टेड है और कंप्यूटर 1 ये भी इसके साथ हम कनेक्ट कर लेते हैं और सर्वर जो है वो कंप्यूटर्स के साथ भी कनेक्टेड है और इसी तरह से हमारे पास प्रिंटर के साथ भी कनेक्टेड है और स्कैनर के साथ भी कनेक्टेड है। और ये सारे कंप्यूटर्स साथ साथ हमारे पास स्कैनर के साथ भी कनेक्टेड है और ये एक सिंगल नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द फर्म, जहाँ पे ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके सिंगल प्रिंटर सिंगल स्कैनर यूज कर सकते हैं, किसी भी जगह से आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कोई भी फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई भी मैसेज शेयर कर सकते हैं और कोई भी सर्विस एक दूसरे को प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये विद इन एक रूम भी क्रिएट हो सकता है और विद इन एक जो है वो एक ऑफिस आप कह सकते हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का जो नेटवर्क है वो हमारे पास लैन नेटवर्क है। यहाँ पे इंटरनेट नहीं मौजूद, ठीक है, कि एक दूसरे के साथ इस तरह से कनेक्टेड है कि सिर्फ एक दूसरे के रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे के जो फंक्शंस हैं वो शेयर कर सकते हैं, फाइल्स ट्रांसफर कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर हमारे पास एक बहुत ही छोटा सा नेटवर्क क्रिएट होता है जिसे हम वन सेंट्रलाइज्ड सेंटर कह सकते हैं। सिंपल होता है, सेंट्रलाइज होता है, लिमिटेड टू सर्टेन एरिया होता है और ये आप समझ लें कि एक हब के साथ जो है वो कनेक्टेड होता है। यहाँ पे हमारे पास इंटरनेट नहीं है, लेकिन ये विद इन ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास एक नेटवर्क क्रिएट किया गया है। ओके, और अगर मैं चलूँ इसी तरह से फॉर द नेक्स्ट पेज, इंसर्ट हियर, ये हमारे पास लैन आ गई और इसी तरह से अगर मैं एक और लैन यहाँ पे क्रिएट करके रख दूँ, हमारे पास जब दो डिफरेंट प्लेसेस के अंदर लैन नेटवर्क हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास दो लैब्स हैं, एक रूम नंबर 1 के अंदर है, क्लास रूम नंबर 1 के अंदर, और एक मेरे पास लैब जो है वो क्लास रूम नंबर 5 के अंदर। तो डिफरेंट क्लासेस के अंदर, डिफरेंट रूम्स के अंदर मेरे पास अगर दो लैब्स हैं
तो पहले मैं एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट करूंगा जो कि विद इन द लैब हो, जो इंटरनेट की जिसे जरूरत नहीं है, वो सिर्फ अपने रिसोर्सेज एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें, उस लैब के अंदर बड़ा प्रिंटर यूज कर सकें, उस लैब के अंदर बड़ा स्कैनर यूज कर सकें मिलके। लेकिन जब मुझे इंटरनेट की जरूरत पड़ती है तो तब मैं क्या करता हूँ, तब मैं डिफरेंट लैंड्स के दरमियान, अगर मेरे पास ये 2 रूम्स के अंदर डिफरेंट लैब्स हैं और आपस में मुझे कनेक्ट करना है, तब मुझे इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो है वो इंटरनेट के जरिए इन्हें कनेक्ट कर दूंगा। और जब आप इस तरह से इंटरनेट के साथ इन्हें कनेक्ट करते हैं तो हम इसे कहते हैं जी मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन किस तरह से होता है, जहां पे इंटरनेट की इवॉल्वमेंट होती है और आपके डिफरेंट लैंड नेटवर्क्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज शेयर करते हैं ओवर द इंटरनेट। अब ये मैन जो है सिटी टू सिटी भी हो सकता है। ये मैन नेटवर्क ज्यादातर क्योंकि मेट्रोपॉलिटन है तो सिटी टू सिटी नेटवर्क है। फॉर एग्जांपल मेरा एक ऑफिस है जो कि लाहौर में है और उस ऑफिस के अंदर एक पूरा लैंड नेटवर्क चल रहा है जो कि इंटरनेट के ऊपर नहीं है, विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन वो एक नेटवर्क एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सारे कंप्यूटर्स और सारे रिसोर्सेज। और एक मेरा लैंड इस्लामाबाद है और वहाँ पे सारे रिसोर्सेज और मेरे सारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं वहाँ काम कर रहे हैं। और अगर मुझे इन दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है तो मैं ओवर द इंटरनेट इन दोनों को कनेक्ट करूंगा। ये पहले लैंड नेटवर्क थे और उन्हें मैंने इंटरनेट के साथ जब कनेक्ट कर दिया तो ये मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क कहलाएगा, मैन नेटवर्क। तो अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है उसके जरिए जब हम मल्टीपल लैंड नेटवर्क्स को सिटी टू सिटी कनेक्ट करते हैं तो हम उसे मैन मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क एरिया कहते हैं। सेम एज इट इज जब मैं बात करूं वैन की, हम अभी कर रहे हैं जी नेटवर्क elaboration should be हमारे पास नेटवर्क होता है कि किसी भी चीज़ का ऐसा ग्रुप जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, वो एक नेटवर्क मेंटेन करते हैं। लाइक जिस तरह से मैंने एक एग्जांपल दी, फेसबुक अकाउंट के आपके जितने फ्रेंड्स हैं, फॉलोअर्स हैं, फैमिली की ग्रुप गैदरिंग है, फैमिली मेंबर्स का एक जो है नेटवर्क है, आपके फ्रेंड्स का नेटवर्क है, आपके क्लासमेट्स का एक नेटवर्क है, ठीक है, आपके बैचमेट्स का एक नेटवर्क है, सभी मिलकर एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। जब हम बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स की, तो कंप्यूटर नेटवर्क्स इज अ ग्रुप ऑफ द नेटवर्क्स कनेक्टेड टुगेदर दैट शेयर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर। अब वो ओवर द वाइड इंटरनेट भी हो सकता है और ओवर द वायरलेस नेटवर्क भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ द ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स with each other to share information, resources and to communicate with each other. हमने टाइप्स ऑफ नेटवर्क देखी। मेरे पास है पहली होती है लैन, दूसरी होती है वैन और तीसरी होती है दूसरी होती है हमारे पास मैन और तीसरी होती है हमारे पास वैन। पहला है जी लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे हम लोकली डिजाइन करते हैं किसी भी एक स्पेसिफिक बिल्डिंग के लिए, ठीक है, दैट इज अ लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद मैंने डिस्कस किया कि मैन दैट इज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और हमारे पास जो थर्ड है जिसे हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। यहाँ पे चलते हैं जी, पहले देखते हैं हमारे पास जो लैन है उसके बारे में। जिस तरह से मैंने बताया कि हमारे पास काफ़ी सारी अगर डिवाइसेस हैं और वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और अपने रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, और कुछ इस तरह से मैं थोड़ा सा आपको और ज़्यादा इसके अंदर जो है ईजी वे के साथ लेके चलूँ तो बस रहेगा। मेरे पास फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर है जो कि हब के साथ कनेक्टेड है, ये भी कंप्यूटर है जो कि हब के साथ कनेक्टेड है, ये भी कंप्यूटर है जो कि हब के साथ कनेक्टेड है, ये भी कंप्यूटर है। ये हमारा बाहर एक सर्वर बड़ा है, ठीक है, और इसी तरह से ये मेरा प्रिंटर है और ये मेरा जो है वो स्कैनर है। मैं इन्हें नेम दे दूँ तो ज़रा आपके लिए और बेस्ट रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास जो है वो C1 है कंप्यूटर, मेरा जो सेकेंड है सेकेंड कंप्यूटर C2, थर्ड कंप्यूटर मेरा C3 और इसी तरह से C4 मेरा ये कंप्यूटर है। इसे मैंने सर्वर का नाम दिया है, इसे मैंने प्रिंटर का नाम दिया है और ये मेरे पास जो है
वो स्कैनर है। अब ये जब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और ये मैंने इसे हब का नाम दिया, ये हमारे पास एक नेटवर्किंग के अंदर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि जितने भी सिस्टम्स हैं एक नेटवर्क के अंदर उन्हें आपस में कनेक्ट कर रखने के लिए यूज होती है। यहाँ पे लिखूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जब एक नेटवर्क हब के साथ कनेक्टेड होता है तो वो क्या करता है कि एक दूसरे के साथ इस तरह से कम्युनिकेशन होती है इनकी कि सभी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। कंप्यूटर 1 जो है वो स्कैनर यूज कर सकता है, कंप्यूटर 1 प्रिंटर भी यूज कर सकता है, कंप्यूटर 1 सर्वर भी जो है उसे भी एक्सेस कर सकता है, कंप्यूटर 1 कंप्यूटर 2 को भी एक्सेस कर सकता है, 3 को भी, 4 को भी। इसी तरह से बाकी सारे जो कंप्यूटर्स हैं वो भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और सारे रिसोर्सेज एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और ये एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर एक छोटा हम्बल सा नेटवर्क क्रिएट करते हैं, तब हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क होता है। एक रूम के अंदर आप कह सकते हैं, जिस तरह से आपके कंप्यूटर लैब होती हैं, सिंपल होता है, सेंट्रलाइज्ड होता है, लिमिटेड टू सर्टेन एरिया होता है और इसके अंदर सिर्फ एक हब यूज होती है, ठीक है। और हब हम नेक्स्ट नेटवर्क डिवाइसेस भी पढ़ेंगे, हब क्या होता है, राउटर क्या होता है और स्विच क्या होते हैं। तो ये हमारे पास जो है लैन है और बिल्कुल सिंपल नेटवर्क है। जब हम चलते हैं ओवर द ऑर्गेनाइजेशन, जब हमें इंटरनेट के ऊपर ज़रूरत पड़ती है इसे और ज़्यादा, मिसाल के तौर पे मेरा एक आईटी सेंटर है जो कि लाहौर के अंदर है, XYZ के नाम से मेरी एक जो है ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर एक लैन नेटवर्क क्रिएट किया गया है सेम एज इट इज। और एक मेरा जो है इस्लामाबाद या फैसलाबाद आईटी सेंटर है XYZ कंपनी के नाम से, उसके अंदर भी एक लैन नेटवर्क क्रिएट किया गया है जिसके अंदर 200 से 300 बंदे काम कर रहे हैं। लाहौर वाले के अंदर 150 से 200 बंदे काम कर रहे हैं। दोनों एक सेम प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो सेम प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली उन्हें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन भी चाहिए, उन्हें एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्ट भी होना है, तो अपने रिसोर्सेज भी शेयर करने हैं। तो सेम जब आप जो है जाते हैं सिटी टू सिटी नेटवर्क क्रिएट करने के लिए, तब हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यूज करते हैं, जहां पे आपके डिफरेंट लैन नेटवर्क्स कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ ओवर द इंटरनेट, ओके। और जब हम एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट कर देते हैं जो कि सिटी टू सिटी की जगह पे हम पैसिफिक हो जाते हैं या कंट्री टू कंट्री जाते हैं, द ग्रुप ऑफ लैंड्स जब कंबाइन होती हैं टुगेदर टू फॉर्म अ वाइड एरिया नेटवर्क, तो हम वैन कहलाते हैं। एक रूम के अंदर लैन नेटवर्क, सिटी टू सिटी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन की बात की जाए तो फॉर एग्जांपल सेम एक ऑर्गेनाइजेशन ले लेते हैं, IBM ले लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल IBM का एक जो है वर्क स्टेशन पाकिस्तान में है, एक वर्क स्टेशन अमेरिका में है, एक सिडनी में है, एक ऑस्ट्रेलिया में है, और सभी के ऑर्गेनाइजेशन के उन सेंटर्स के अंदर डिफरेंट लैन नेटवर्क्स हैं। लैन से उन्होंने मैन नेटवर्क्स क्रिएट किए हैं सिटी टू सिटी। जब उन्होंने कंट्री टू कंट्री एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो वो वाइड एरिया नेटवर्क के साथ करेंगे, दैट इज कॉल्ड वैन। क्लियर है? ओके, बेसिक है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी OSI लेयर्स की। तो सिंपल है, जब भी मैं कोई चीज़ भी गूगल करता हूँ, लाइक मैंने आपकी एप्लीकेशन आपको मीटिंग के लिए बुलाना था तो मैंने meet.google.com जो है वो मैंने लिखा, सर्च किया। सर्च करने के बाद ओवर द इंटरनेट की किस तरह से रिक्वेस्ट की, गूगल सर्वर के पास किस तरह से रिक्वेस्ट की, उसने कैसे रिस्पॉन्स किया, मुझे ये पेज किस तरह से ओपन हुआ, इसके बैकग्राउंड पे क्या चीज़ चल रही है, किस तरह से ये पेज मेरे सामने आया है ओपन होके, किस तरह से मैंने जब इसे जो है एक्सेस करने की कोशिश की तो मुझसे इसने यूजर नेम और मेरी आईडी का पासवर्ड भी मांगा, वो किस तरह से ऑथेंटिकेट हुआ। तो ये सारा कुछ किस तरह से हो रहा है ओवर द इंटरनेट, हमारी कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल हो रही है। मैंने यहाँ पे अपनी जीमेल को लॉगिन किया है या अपनी गूगल ड्राइव को लॉगिन करना है, तो किस तरह से मैं सिंपल गूगल ड्राइव सर्च करता हूँ, वो पेज मेरे सामने कैसे आता है, मैं वहाँ पे पासवर्ड अपने यूजर नेम किस तरह से देता हूँ, ऑथेंटिकेशन प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है, फिर वो ओपन होकर मेरे जीमेल अकाउंट के अंदर मेरी हर एक चीज़ है, इमेज है, फाइल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो है मेरा शेयर पॉइंट है, वहाँ पे एक एक चीज़ पड़ी है, वो किस तरह से मेरी एक्सेस में आती है, ये सब कुछ कैसे होता है, हाउ डज वी आर गेटिंग ओवर डाटा, व्हाट्स हैपनिंग इन द बैकग्राउंड, ये सारा कुछ जो है वो डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर डिवाइड करके उनकी एक लेयर्स बना दी गई हैं कि यूजर्स जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि सारा प्रोसेस कैसे चल रहा है। दैट इज कॉल्ड OSI लेयर, ठीक है। द होल प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेयर्स, द एंटायर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हैज बीन डिवाइडेड इनटू लेयर्स, दैट इज कॉल्ड OSI लेयर। अब हम देखेंगे कि OSI लेयर जो है वो होती क्या है और किस तरह से काम करती है। अच्छा जी, OSI लेयर्स हमारे पास जो है, मैंने जिस तरह से बताया कि जितना भी हमारा प्रोसेस चल रहा है कम्युनिकेशन का ओवर द इंटरनेट, हमारी पूरी कम्युनिकेशन बॉक्स जो है वो कैसे काम कर रहा है, वो काम कर रहा है OSI लेयर्स के ऊपर, ठीक है। सारा प्रोसेस जो है वो हमारा OSI लेयर्स के ऊपर चल रहा है, तो हमें इसे अंडरस्टैंड करना लाजमी है फॉर अ SOC एनालिस्ट और फॉर अ एथिकल हैकर्स बोथ। तो इसके अंदर हमारे पास 7 लेयर्स हैं, ठीक है। 7 लेयर्स, पहला है हमारे पास एप्लीकेशन लेयर। जब आप इंटरव्यूज के अंदर जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि फलां चीज कौन सी लेयर के ऊपर काम कर रही है, तो उस लिहाज से आपको इसके लिए भी प्रिपेयर होना चाहिए कि आपको OSI लेयर्स का अंदाजा होना चाहिए और इनकी वर्किंग का। एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास सेशन लेयर होती है, उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, नेक्स्ट हमारे पास नेटवर्क लेयर होती है, और इसके बाद हमारे पास डाटा लिंक लेयर होती है, और फिर होती है हमारे पास फिजिकल लेयर।
फर्स्ट सेमेस्टर वाले कौन कौन है? मैं। स्क्रीन ओपन है मेरी इधर, तो अगर तो मैं फर्स्ट सेमेस्टर वालों को समझा सका उनके लिए इजी रहा, तो बाकियों को तो समझ आई नहीं है। अच्छा जी, ये हमारे पास OSI लेयर्स हैं जिसे हम SAML लेयर्स कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, सेशन लेयर है, हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर है, डाटा लिंक लेयर है और फिजिकल लेयर है। इन सभी लेयर्स के डिफरेंट टास्क और डिफरेंट जो है वो प्रोसेसेस हैं, जिसकी वजह से हमारी इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल होती है। हम एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, किस तरह से एकदम ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाती है, किस तरह से हम जो है वो सेशंस को मेंटेन कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो पहली बात हम चलते हैं एप्लीकेशन लेयर्स के ऊपर। मैं टॉप टू बॉटम जो है वो स्टार्ट करता हूँ। काफी लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं इसे समझाना फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो मैं एप्लीकेशन लेयर को पकड़ूंगा पहले। मिसाल के तौर पे ये मैं हूँ, ये मेरा लैपटॉप आ गया और इसी तरह से हम यहाँ पे इंटरनेट क्रिएट कर लेते हैं और मैं यहाँ पे जो है एक सर्वर क्रिएट कर लेता हूँ। जिस तरह से मैं अभी आपके साथ क्रोम के साथ कनेक्टेड हूँ, ये क्रोम आ गई, यहाँ पे मेरा इंटरनेट है और सेम एज इट इज यहाँ पे मेरे पास जो है वो सर्वर आ गया। मैं कोई चीज़ भी सर्च करता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ google.com, ये ओवर द इंटरनेट इसकी रिक्वेस्ट आएगी और मेरे पास यहाँ पे सर्वर है जो कि गूगल का सर्वर है जिसके पास मेरी रिक्वेस्ट आएगी। अब ये सारी कम्युनिकेशन 7 लेयर्स के अंदर पॉसिबल होती है। ये फर्स्ट, ये सेकंड इंटरनेट के पास और थर्ड मेरी रिक्वेस्ट आ रही है गूगल के पास। पहली जो लेयर है एप्लीकेशन लेयर, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और ये कैसे काम करती है, पहले हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन लेयर को। एप्लीकेशन लेयर के अंदर मिसाल के तौर पे मैं www.google.com सर्च करता हूँ और मेरी रिक्वेस्ट जो है इंटरनेट के जरिए गूगल के सर्वर के ऊपर जाती है और फिर गूगल का सर्वर जो है वो रिप्लाई करता है ओवर द इंटरनेट मेरी डिवाइस के ऊपर, मेरे लैपटॉप के ऊपर, और मुझे कोई चीज शो होती है। तो एप्लीकेशन लेयर आपको क्या चीज प्रोवाइड करती है? आपको इंटरफेस प्रोवाइड करती है बिटवीन यू एंड द इंटरनेट, यानी ये आप है और ये इंटरनेट है, आपके दरमियान एक जो है इंटरफेस आपको प्रोवाइड करती है कि आप कोई चीज भी सर्च करने लगे हैं या कोई चीज भी आपको देखनी है तो आप एप्लीकेशन लेयर के जरिए देखेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन लेयर के ऊपर जो है वो क्रोम इंस्टॉल है, दैट इज एप्लीकेशन। तो पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एप्लीकेशन लेयर की, इट प्रोवाइड्स द इंटरफेस बिटवीन यू एंड इंटरनेट। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, ये जो भी आप यहाँ पे सर्च करेंगे google.com, ये उस रिक्वेस्ट को इंटरनेट के ऊपर ले जाएगी, सॉरी ये आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करेगी कि आप यहाँ पे सर्च कर सकें google.com। उसके बाद ये रिक्वेस्ट जो है वो सेंड हो जाती है नेक्स्ट लेयर के पास जो कि हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर है। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर क्या होता है कि आपने जो चीज भी सर्च किया है, लाइक google.com सर्च कर रहे हैं या उसके साथ आप कोई भी डाटा जो है, किसी किस्म का भी डाटा जो है वो सर्च कर रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं, कोई मैसेज दे रहे हैं या कुछ भी, तो नेक्स्ट हमारे पास लेयर आती है, दैट इज प्रेजेंटेशन लेयर। जिस तरह से मैंने लास्ट में बताया था कि हमारी जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो इनकोडेड होती है, इनकोड हो जाती है एक ऐसी लैंग्वेज के अंदर जो कि ह्यूमन रीडेबल नहीं होती लेकिन मशीन जो है वो उसे अंडरस्टैंड कर सकती है। तो प्रेजेंटेशन लेयर से में जब आपकी वो रिक्वेस्ट आती है तो वो जितना भी आप डाटा या जो भी आप चीज सर्च करने लगे हैं या जो भी आप रिक्वेस्ट सर्वर को सेंड कर रहे हैं, तो प्रेजेंटेशन लेयर उसे इनकोड कर देगी, इनक्रिप्ट कर देगी, ताकि कोई और जो है इसे रीड ना कर सके, कोई तीसरा बंदा आपकी रिक्वेस्ट को दरमियान में बैठ के जो है वो फेच ना कर सके, अगर फेच कर भी ले तो वो अनरीडेबल हो टू द ह्यूमन। ओके, तो इसका सिर्फ इनकोड करना या इंक्रिप्शन करना काम होता है। पहला क्रोम के ऊपर मैंने www.google.com सर्च किया, प्रेजेंटेशन लेयर के पास मेरी रिक्वेस्ट की, उसने इनकोड कर दिया किसी और लैंग्वेज के अंदर। इनकोड करने के बाद मेरी जो है नेक्स्ट जाएगी रिक्वेस्ट किस लेयर के पास? नेक्स्ट मेरी जाएगी सेशन लेयर के पास, जो कि मेरे पास थर्ड लेयर है। सेशन लेयर क्या करती है? सेशन लेयर सेशन मेंटेन करती है। मिसाल के तौर पे मैं अगर google.com सर्च कर रहा हूँ, मेरी एप्लीकेशन जो कि मैं यूज कर रहा हूँ क्रोम, जिसके ऊपर मैंने google.com सर्च किया है, वो रिक्वेस्ट इंटरनेट के ऊपर गई, इंटरनेट के वजह से सर्वर के ऊपर गई, सर्वर और मेरी डिवाइस के दरमियान एक सेशन को मेंटेन किया जाता है, सेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मिसाल के तौर पे मैंने गूगल का जो है गूगल ओपन किया है, गूगल के ऊपर मैंने अपनी आईडी को लॉगिन किया है, मैंने अपना पासवर्ड दिया, यूजर नेम दिया, एक सेशन मेंटेन हो जाता है तब तक जब तक मैं उसे लॉग आउट नहीं करता। जब तक मैं लॉग आउट नहीं करूंगा तो मेरी आईडी जो है वो सेम एज इट इज जो है मेरी रहेगी आईडी लॉगिन। जब मैं लॉग आउट करूंगा तो सेशन जो है वो ब्रेक हो जाएगा। इस चीज को, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी सेशन लेयर की होती है। सेशन लेयर क्या करती है? इट एस्टैब्लिश अ सेशन बिटवीन द रिक्वेस्टेड सर्वर, आपके लैपटॉप और
जिस सर्वर के ऊपर आप रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं उसके दरमियान एक सेशन क्रिएट कर दिया जाता है। अब हर एक सेशन की एक सेशन आईडी होती है। सेशन आईडी इज लाइक अपॉइंटमेंट, कि मुझे अगर किसी बड़े आदमी से मिलना है तो मैं पहले अपॉइंटमेंट बुक करूंगा, ठीक है, उससे टाइम मांगूंगा, उससे डेट मांगूंगा, वो एक स्पेसिफिक डेट और टाइम मुझे जो है वो प्रोवाइड कर देंगे और मैं उस डेट और टाइम पे जाके उनसे मिल लूंगा। सेम एज इट इज जिस सर्वर के ऊपर आप रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं तो उस सर्वर के ऊपर एक सेशन आईडी जनरेट होती है जो कि आपका एक समझ लें अपॉइंटमेंट है। वो सर्वर क्योंकि एट अ टाइम काफी सारी मल्टीपल डिवाइसेस के साथ पहले से ही कम्युनिकेट कर रहा होता है, तो एक सेशन आईडी क्रिएट कर देता है आपके सेशन के लिए कि आप फलां डेट और टाइम के लिए रिजर्व हो जाते हैं, आप उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर बैंकिंग सेशंस की बात करूँ, बैंकिंग एप्लीकेशंस की, तो क्या होता है कि हम कोई भी ऐप अपनी मोबाइल पे ओपन करते हैं, एसबीएल का, यूबीएल का, एमसीबी का, पंजाब बैंक का, तो उसके ऊपर हम जैसे ही लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद 1-2 मिनट के अंदर ऑटोमेटिकली जो है वो सेशन, जब हम कोई एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर रहे तो वो ऑटोमेटिकली सेशन ब्रेक हो जाता है, ठीक है, और आप लॉग आउट हो जाते हैं। ये सेशन जो ब्रेक हुआ, लॉग आउट हुआ, ये हमारी सेशन लेयर मेंटेन कर रही है, ठीक है। सेम एज इट इज फेसबुक है, गूगल है, इंस्टाग्राम है, इनके सेशंस जो है वो एक्सपायर्ड नहीं होते, लेकिन इनके सेशंस जो है वो क्लोज होते हैं जब आप क्लोज करते हैं, लॉग आउट करते हैं एप्लीकेशन से। तो कुछ सेशंस ऐसे होते हैं जो एक्सपायर्ड नहीं होते और सिर्फ आप उन्हें ऐड कर सकते हैं, और कुछ सेशंस जो है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं विद इन 2 or 3 मिनट्स, लाइक आपके बैंकिंग एप्लीकेशन है। जब आपका एक सेशन जो है वो सर्वर के साथ क्रिएट हो गया है तो फिर आपकी जो भी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे हमारी सेशन लेयर क्या करती है, ये एस्टैब्लिश करती है सेशन बिटवीन डिवाइस एंड सर्वर। और डिवाइस कौन सी है, योर डिवाइस। इसके साथ साथ ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर मेंटेनिंग सेशन, फॉर मैनेजिंग सेशन एंड फॉर यूजिंग सेशन। पहले रिक्वेस्ट हमने google.com की, वो प्रेजेंटेशन लेयर के पास आई, ये सिर्फ एक इंटरफेस था जो कि हमारी एप्लीकेशन लेयर थी, फिर उसे इनकोड किया गया एक अलग लैंग्वेज के अंदर। अलग लैंग्वेज के अंदर इनकोड करने के बाद जिस सर्वर के ऊपर हमने रिक्वेस्ट सेंड की है, उस जो भी हमने वहां से कोई चीज़ भी डाउनलोड करनी है या कोई चीज़ भी हमने वहां से हासिल करनी है, तो उस सर्वर के साथ एक सेशन आईडी के साथ हमारा एक सेशन क्रिएट कर दिया जाता है। जब एक सेशन क्रिएट हो जाता है तो नेक्स्ट हमारी जो है रिक्वेस्ट नेक्स्ट लेयर के पास जाती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर करते हैं इस तरह से है कि मिसाल के तौर पे मेरा डाटा है 10 KB का, या अगर मैं यहाँ पे अपना डाटा क्रिएट कर दूँ, मिसाल के तौर पे मेरा 10 KB का डाटा है, यहाँ सेशन क्रिएट हो गया, मैंने कोई फाइल डाउनलोड करनी है या कोई फाइल अपलोड करनी है, मिसाल लेते हैं कि हमने उस सर्वर के ऊपर कोई फाइल अपलोड करनी है, तो सेशन लेयर क्रिएट होगी, मैं वो फाइल अपलोड करता हूँ और उस फाइल का साइज है 10 KB, ठीक है। अब 10 KB का मैं इसे और ज्यादा बढ़ा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 100 KB उस फाइल का साइज है। अब 100 KB एज इट इज 100 KB फाइल जो है वो जाएगी नहीं, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, इस 100 KB को डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर देगी। फॉर एग्जांपल 20 KB एक जगह पे कर देगी, इसी तरह से 25 KB एक जगह पे कर देगी, ठीक है, और 25 KB मैं एक जगह पे कर लेता हूँ और 30 KB हम एक जगह पे कर लेते हैं। तो इसके डिफरेंट सेगमेंट्स क्रिएट हो गए। ट्रांसपोर्ट लेयर आपके डाटा को क्रिएट कर देती है और करती है इस डाटे को इस प्रोटोकॉल के साथ शेयर करना है, टीसीपी या यूडीपी, ये प्रोटोकॉल हमारे यहाँ पे काम आते हैं। हम नेक्स्ट देखेंगे टीसीपी और यूडीपी, टीसीपी आईपी मॉडल भी देखेंगे। ये हमारे पास दो ऐसे कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि आप किस तरह से किसी डिवाइस के साथ कनेक्ट रहेंगे। सर जो नेटवर्क पैडिंग का कांसेप्ट आता है इस वाली लेयर आता है जी, ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास नेटवर्क लेयर है। नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है कि जो भी वहां पे सेगमेंट्स बने थे, ये जितने भी सेगमेंट्स बने थे, अब इन सेगमेंट के साथ कुछ ऐसी जो है वो इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी जाती है कि जब जिस सर्वर के ऊपर जानी है ये पैकेट्स, उस सर्वर से अगर कोई रिप्लाई आता है तो किस डेस्टिनेशन पे है, इस डिवाइस इस डाटा को किस डेस्टिनेशन पे पहुंचाना है, तो ये सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वहां पे यहाँ पे ऐड कर दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कुछ इस तरह से कि मिसाल के तौर पे ये आपके सेगमेंट डाटा है, ठीक है, और इसी तरह से एक साथ ही लेयर बना दी जाती है टीसीपी यूडीपी हेडर्स की, यानी किस प्रोटोकॉल के साथ इस डाटा को शेयर करना है, साथ वो इन्फॉर्मेशन होती है, और साथ ही इन्फॉर्मेशन होती है आईपी एड्रेस की, कि अगर आफ्टर अपलोडिंग दैट फाइल सर्वर ने अगर कोई रिस्पॉन्स देना है तो वापस किस आईपी एड्रेस पे देगा। तो नेटवर्क लेयर के अंदर ये सारी चीजें ऐड कर दी जाती हैं एक सेगमेंट के अंदर, ओके। और हर एक सेगमेंट को एक पैकेट बना के, यानी पूरा एक कंप्लीट पैकेट बन जाता है, और फिर इस पैकेट को डिलीवर कर दिया जाता है नेक्स्ट लेयर के हवाले। जब ये पैकेट नेक्स्ट लेयर के हवाले किया जाता है तो नेक्स्ट लेयर हमारे पास होती है डाटा लिंक लेयर।
पहले हमने एप्लीकेशन लेयर के ऊपर कुछ भी लिखा, google.com लिखा, लिखने के बाद हमारी जो रिक्वेस्ट है उसे इनकोड और इनक्रिप्ट कर दिया गया। इनक्रिप्ट करने के बाद जिस सर्वर को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, हमारी डिवाइस और उस सर्वर के दरमियान एक सेशन क्रिएट किया गया। सेशन क्रिएट करने के बाद जो भी हम डाटा उसके साथ कम्युनिकेशन के दौरान यूज कर रहे हैं, तो उस डाटे को जो है डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर क्रिएट करना ट्रांसपोर्ट लेयर का काम था। नेक्स्ट वो सारे सेगमेंट्स नेटवर्क लेयर के पास जाते हैं। हर एक सेगमेंट के साथ जो है उसके प्रोटोकॉल के हेडर्स, यानी किस तरीके से, किस टेक्निक के साथ इस सेगमेंट को सर्वर और डिवाइस के दरमियान कम्युनिकेशन करवानी है, और आईपी एड्रेस ऐड कर दिया जाता है यहाँ पे, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस आपकी डिवाइस का, कि अगर सर्वर के पास ये सेगमेंट जा रहा है तो सर्वर अगर वापस रिस्पांस देना चाह रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि मैंने आपकी डिवाइस के ऊपर किस तरह से, किस एड्रेस के ऊपर जाके मुझे वापस से रिस्पांस देना है। नेक्स्ट हमारे पास है जी डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर के अंदर क्या होता है कि आपकी नेटवर्क लेयर से पैकेट्स को लिया जाता है, लेने के बाद उसे जो है उसके साथ आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस और आपका फिजिकल जो डिवाइस का एड्रेस है वो अटैच किया जाता है। यानी यहाँ पे ये पूरा जो है पैकेट्स लेके इसके साथ एक फिजिकल एड्रेस लगा दिया जाता है जो कि मैक एड्रेस है आपकी डिवाइस का। यहाँ पे फिजिकल लोकेशन जो है या फिजिकल एड्रेस आपकी डिवाइस का वो ऐड किया जाता है। और इसके बाद हमारे पास लास्ट लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल लेयर, जहां पे आपकी सारी कम्युनिकेशन 0 और 1 की फॉर्म में भेज दी जाती है सर्वर के ऊपर। यहाँ पे आपकी 0 1 0 0 1 बाइनरी फॉर्म के अंदर आपकी जो भी डाटा है वो सेंड कर दिया जाता है सर्वर के पास। ये आपकी डिवाइस से सर्वर तक की कम्युनिकेशन इस तरह से होती है। जब सर्वर के पास जाती है तो वो पहले फिजिकल लेयर के ऊपर काम करता है, ठीक है, फिर डाटा लिंक लेयर, और फिर नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर सेशन, फिर प्रेजेंटेशन और फिर एप्लीकेशन लेयर। यानी अगर आपकी डिवाइस से काम कर रहे हैं तो आपकी डिवाइस से जो आपकी रिक्वेस्ट आ रही है वो पहले एप्लीकेशन लेयर से प्रेजेंटेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन से सेशन लेयर, सेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर से नेटवर्क, नेटवर्क से डाटा लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर से फिजिकल लेयर के अंदर जाके फिर सर्वर के पास पहुंचेगी। जब सर्वर के पास पहुंचेगी तो फिर उसके पास पहले फिजिकल लेयर पहुंचेगी, ठीक है, वो उसे जो है वो डीकोड करेगा डाटा लिंक लेयर में, डाटा लिंक लेयर से वो नेटवर्क लेयर में डीकोड करेगा, फिर वो ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर, ट्रांसपोर्ट लेयर से वो डीकोड करेगा सेशन लेयर, सेशन लेयर से वो प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर। इस तरह से टॉप टू बॉटम सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर से आपकी एप्लीकेशन या आपके मोबाइल के ऊपर रिक्वेस्ट आती है, और आपके मोबाइल से सर्वर के ऊपर टॉप टू बॉटम जो है वो रिक्वेस्ट जारी होती है। तो कुछ इस तरह से आपकी डिवाइसेस जो है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही होती हैं ओवर द इंटरनेट। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने जो है, क्योंकि मुझसे सही तरह से पिक्चर्स ड्रा नहीं हो पाई, तो थोड़ा बहुत आपको समझ आया होगा। हम यहाँ पे एक एक चीज के बारे में देखेंगे कि हम एप्लीकेशन लेयर्स के ऊपर कौन कौन से अटैक्स परफॉर्म कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर्स के ऊपर कौन कौन से अटैक्स परफॉर्म होते हैं और उन्हें किस तरह से हम मिटिगेट कर सकते हैं, ये परफॉर्म कर सकते हैं। सेशन लेयर्स के ऊपर किस तरह से सेशंस को हाईजैक किया जाता है हम ये देखेंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर का जो है वो हम किस तरह से फायदा उठा सकते हैं, और डाटा लिंक लेयर्स और फिजिकल लेयर्स, इनकी इंपॉर्टेंस और इन्हें किस तरह से हम जो है वो अपने यूज में लेके आ सकते हैं। ये सारी चीजें हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी हमने नेटवर्क देखा, हमने OSI लेयर्स देखी हैं, इसी के साथ साथ थोड़ा हम प्रैक्टिकल भी कर लें क्योंकि दोनों के सेम बेसिक्स हैं। तो हम लिनक्स की बेसिक्स देखते हैं और साथ हम लैब किस तरह से क्रिएट करनी है वो भी हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यू है, जिन्हें नहीं पता और जिन्हें आज तक लिनक्स जो है वो ओपन ही नहीं किया जिन्होंने, वो अपनी लैब किस तरह से सेटअप करेंगे। पहली बात, अगर आप किसी के सिस्टम की जो रैम है वो 4 GB है तो काइंडली कल जाके अपने सिस्टम की रैम जो है वो इंक्रीज करें। पहली बात, कम से कम आपकी जो रैम है सिस्टम की वो 16 GB मैं रिकमेंड करता हूँ कम से कम। और दूसरा, आपकी सी ड्राइव के अंदर कम से कम 80 से 100 GB की स्पेस जो है वो फ्री होनी चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ आपने क्या क्या चीज़ें करनी है, आप VMware कर सकते हैं, आप जो है वर्चुअल बॉक्स भी कर सकते हैं, 2 चीज़ें। तीसरा आपने सर्च करना है पैरेट OS। अब मैं पैरेट क्यों करवा रहा हूँ, काली लिनक्स क्यों नहीं करवा रहा, और अगर मैं कोई उबंटू क्यों नहीं करवा रहा, तो पहली बात, हमारे पास जो है, मेरे पास जो है 4-5 लैपटॉप्स हैं, ठीक है। मैं एक अपना एक पूरा नेटवर्क क्रिएट कर सकता हूँ। मैंने हर एक मशीन को डेडिकेटेड अलग से मशीन बना के रखा हुआ है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे पैरेट यूज़ करना है तो ये मेरी डेडिकेटेड मशीन है, मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मैं दूसरी मशीन पे विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो मैं उसे यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह से मेरा सिस्टम पड़ा है, मैं वहाँ पे ब्लैक आर्ट्स यूज़ कर रहा हूँ, मैं उसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो डेडिकेटेड है। अब इसी तरह से, और मेरे पास CentOS है, मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ, तो वो एक मेरा डेडिकेटेड है। अब इतने रिसोर्सेज आप जो है वो बाय नहीं कर सकते, या इतने सिस्टम्स आप जो है वो नहीं ले सकते। तो आप क्या करते हैं,
जब आपको मल्टीपल मशीन्स यूज करनी है एट अ टाइम एक नेटवर्क की फॉर्म के अंदर, तो हम एक अपना खुद का एक लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट करेंगे अपनी इसी मशीन के अंदर बाय यूजिंग वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आप अपनी मशीन के अंदर, अपने होस्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट कर देते हैं जहां पे आप मल्टीपल मशीन्स को रन कर सकते हैं। आप विंडो 11 यूज कर सकते हैं, विंडो 10 यूज कर सकते हैं, 7 यूज कर सकते हैं, लिनक्स यूज कर सकते हैं, एंड्रॉइड यूज कर सकते हैं, आप जो है मैकिन्टॉश यूज कर सकते हैं। एट अ टाइम आप मल्टीपल डिवाइसेस जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स आप सिंगल डिवाइस के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। और वो सारी डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगी, ठीक है। तो एक नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा जिसके ऊपर हम जो है वो अपनी लैब्स परफॉर्म करेंगे, किसी एक को टारगेट बना के, किसी एक को अटैकर मशीन बना के, इस तरह से। तो उसके लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए। पहली बात, आप VMware वर्कस्टेशन जो है ये डाउनलोड कर सकते हैं, VMware हाइपरवाइजर। जब आप प्रो की तरफ जाते हैं, मेरे पास ये अभी देखते हैं इसका वर्जन कौन सा, आई थिंक 17 18 होगा। सर VMware रिकमेंडेड है तो वर्चुअल बॉक्स, क्योंकि VMware का भी सुनने में आ रहा है, मतलब उसको बहुत कंफर्टेबल है। सिंपल यार, आप कहीं से भी कर लो, यहाँ से कर लो, 17 कर लो, क्योंकि 17 का आपके पास अगर प्रो भी उठा रहे हो तो उसकी कीज पड़ी है आपके पास, ठीक है। गिटहब के ऊपर VMware 17 की कीज पड़ी है। आप सर VMware प्लेयर चलेगा? VMware प्लेयर चलेगा। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास जो है वर्कस्टेशन है प्रो 17, इसका लिंक भी यहाँ पे दे रखा होगा इन्होंने। तो इसकी कीज हैं, जब आप इसे इंस्टॉल करते हैं तो एक्टिवेशन कीज मांगते हैं, क्योंकि ये पेड है, ठीक है। फ्री वर्जन भी है, आप फ्री भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जब आप पेड की तरफ जाते हैं तो आप यहाँ से कीज यूज कर सकते हैं, ठीक है, एक्टिवेट कर सकते हैं इसका लाइसेंस। और दूसरा है हमारे पास हाइपरवाइजर, सॉरी वर्चुअल बॉक्स। आप ओरेकल वर्चुअल बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास जो है तो इस तरह से एक वेबसाइट ओपन होगी। डाउनलोड्स के ऊपर जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो विंडोज के ऊपर जाएंगे, जाने के बाद आपके पास इस तरह से एक फाइल जो है वो डाउनलोड होगी, आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है, तो आपके पास वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल हो जाएगा। इसके साथ साथ जो भी मशीन आपको अपनी डिवाइस के अंदर रन करनी है, आपको उसकी ISO फाइल या इमेज जो है वो इंस्टॉल करनी है। अभी मैं क्योंकि ये पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा हूँ, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप भी जो है वो पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर लें। क्यों? एक तो ये रैम कम यूज करता है बनस्पत दूसरों के, और दूसरा इसके अंदर टूल्स भी ज्यादा है। जब आप पैरेट OS सर्च करते हैं तो पैरेट security.org की साइट है, ये ओपन होगी। खुल जा भाई। डाउनलोड्स पे ये कुछ इस तरह से आपके पास साइट ओपन होगी। क्योंकि हम वर्चुअलाइजेशन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे जाएंगे। अगर तो आप पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम को एक USB के अंदर इंस्टॉल करके, USB के अंदर जो है आप डाउनलोड करके उसके अंदर सेव कर लेते हैं, और फिर उस USB को आप लगाते हैं अपनी डिवाइस के अंदर। और जब आप अपना लैपटॉप रीस्टार्ट करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एक लिनक्स यूज करने का आता है यानी पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक आपके पास विंडो यूज करने का आता है। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना है बाय यूजिंग सिंगल USB, ठीक है। एक आता है वर्चुअलाइजेशन का, जिस तरह से अभी हम कर रहे हैं वर्चुअल बॉक्स के अंदर। तो मैं जो है वर्चुअल बॉक्स के लिए इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ तो मैं इसे चूज करूंगा। अगर तो आप किसी भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, किसी भी गैजेट के ऊपर इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो फिर आप ये इमेज इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा वर्चुअल बॉक्स के अंदर, तो मैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए कर रहा हूँ। AMD और ARM ये आपके पास दो डिफरेंट आर्किटेक्चर्स हैं, एक मैक के लिए है और एक विंडोज के लिए है। जो आपका आर्किटेक्चर है आप उस लिहाज से इसे डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। अगर आपका प्रोसेसर AMD है तो आप AMD करेंगे, और अगर आपका प्रोसेसर ARM है तो आप ARM करेंगे, विंडोज के लिए ARM। तो जब इसे डाउनलोड करने के बाद आपके पास एक इमेज आ जाएगी, एक ISO फाइल आ जाएगी। तो दोनों चीज़ें किस तरह से शो होंगी, मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे काली लिनक्स की एक ISO फाइल पहले से डाउनलोडेड है, तकरीबन 3 से 4 GB की है, ये डाउनलोड होगी। और मेरा जो वर्चुअल बॉक्स है यहाँ पे डाउनलोडेड है, इसे रन करके आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे जब आप इसे अपना वर्चुअल बॉक्स ओपन करेंगे तो आपके पास ये चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। ये मशीन्स एडेड है मेरी पहले से, तो आपकी ये मशीन शो नहीं हो रही होगी। आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है न्यू के ऊपर। न्यू के ऊपर जाने के बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा हूँ, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पैरेट ओएस कर लेता हूँ और साथ में यहाँ पे अटैकर मशीन लिख लेता हूँ, ठीक है। आप इसे नाम दे सकते हैं। देने के बाद आपको ISO इमेज सेलेक्ट करनी है, यानी वो इमेज जो कि आपने लिनक्स की इंस्टॉल कर रखी है। पैरेट की है, काली लिनक्स की है, या विंडोज आप रन करना चाह रहे हैं तो उसकी इमेज है। जो भी इमेज है आपने उससे उठाना है। और कहाँ से उठाएंगे, यहाँ पे जाएंगे डेस्कटॉप पे, मेरी इमेज पड़ती है तो मैं यहाँ से ये चूज कर लूंगा। कीप इन माइंड विंडोज के ऊपर समटाइम क्या होता है, आपको जब चूज करते हैं तो जब आप यहाँ से चूज करते हैं, चूज करने के बाद आप एक फोल्डर के अंदर जाते हैं जो कि आपके यूजर का फोल्डर होता है। वहां पे जो है जो नाम आपने मशीन का दे रखा होता है उसकी एक उस नाम की एक फाइल बनी होती है। तो आपने उसे सेलेक्ट नहीं करना, आपने उस स्पेसिफिक पोजीशन पे जाना है, उस स्पेसिफिक डायरेक्टरी के अंदर जाना है जहाँ पे आपने अपनी इमेज जो है वो डाउनलोड करके रखी है। तो मैं डेस्कटॉप पे मैंने रखी है तो मैं इसे सेलेक्ट कर लूंगा, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है स्किप अनअटेंडेड इंस्टॉलेशंस। अगर तो आपका ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है लिनक्स और डेबियन 64, ये ड्रैग एंड ड्रॉप है, ड्रॉप। इसी तरह से यहाँ पे करने के बाद मैं नेक्स्ट जाता हूँ। ये हमारे पास हार्डवेयर और रैम और प्रोसेसर जो है वो हमने मैनेज करना है। मिसाल के तौर पे मेरी डिवाइस जो है अभी फिलहाल इस सिस्टम के अंदर मेरे पास जो है वो रैम है 16 GB, ठीक है। और मैं अपनी जो मशीन इंस्टॉल करने लगा हूँ पैरेट, तो उसे मैं 2 GB देता हूँ तो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर मैंने उसे रैम 1 GB देनी है तो मैं 1 GB सेलेक्ट कर लूंगा, अगर मुझे 2 GB देनी है तो मैं 2 GB दे दूंगा। इसी तरह से प्रोसेसर आपके कोर्स पे डिपेंड करता है कि आपका प्रोसेसर कितने कोर्स का है। यहाँ पे मेरा जो है वो 2 कोर का प्रोसेसर है, लेकिन ये शो 4 CPUs करा रहा है। तो मुझे पता है कि अगर मैं 2 कोर का ही प्रोसेसर और 2 के 2 कोर्स में इसे अपनी मशीन को दे दूंगा तो मेरी मशीन जो एक्चुअल मशीन है वो रन नहीं करेगी मेरे एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो उसके लिए मैंने प्रोसेसर 1 ही रखा है, यानी आधा प्रोसेसर मैंने अपनी न्यू मशीन के लिए रिजर्व कर दिया। नेक्स्ट चलेंगे, यहाँ पे आप साइज जो है मेमोरी साइज सेलेक्ट कर सकते हैं जितना आपने अपनी मशीन को देना है। मैं मिनिमम रिकमेंड करता होता हूँ 20 GB। तो आप जो है यहाँ पे 20 GB लिखने के बाद सिलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट आएंगे। अब ये बताएगा कि आप पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम एक अटैकर मशीन जो है इस नाम से एक मशीन ऐड कर रहे हैं, उसकी इमेज इस फोल्डर के ऊपर से सिलेक्ट हुई है। होने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप कौन सी है, उसकी बेस मेमोरी कितनी है, उसके प्रोसेसर कितना है, उसकी कितने GB जो है वो स्पेस होगी। करने के बाद आप फिनिश करते हैं। फिनिश करेंगे तो ये आपकी मशीन यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। करने के बाद आपने सेटिंग्स में आना है। यहाँ पे इस मशीन की कुछ सेटिंग्स हमने करनी है। यहाँ पे आना है, सेलेक्ट करने के बाद सेटिंग्स में यहाँ पे आएंगे एडवांस के अंदर। तो आपने शेयर क्लिपबोर्ड ये बाय डायरेक्शनल कर लेना है कि मेरी जो विंडो मशीन है वहां से मुझे कोई कॉपी पेस्ट करना है अपनी इस लिनक्स मशीन के अंदर तो मैं कर सकूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो वो मैं कर सकूँ, ठीक है। इसी तरह से आपने आ जाना है जी नेटवर्किंग के अंदर। नेटवर्क के अंदर अभी फिलहाल आप अपना नेटवर्क नेट रखेंगे। एक ब्रिज अडाप्टर होता है, एक इंटरनल नेटवर्क होता है, होस्ट ओनली है, जेनरिक ड्राइव है। इसी तरह से हमारे पास नेट नेटवर्क है। अभी फिलहाल अकेला नेट ही रखना है आपने सिंगल मशीन के लिए, और ओके कर देंगे। करने के बाद हमारी मशीन जो है रेडी है। यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। जैसे स्टार्ट करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। एक चीज ध्यान रखनी है, जब आप ये मशीन आपकी रन होती है तो आपका ये जो कर्सर है ये आपकी इस मशीन के अंदर यानी वर्चुअल बॉक्स की इस मशीन के अंदर जो है वो रुक जाता है। आपको इस कर्सर को बाहर लाने के लिए ऑल्ट और कंट्रोल दोनों की कीज को एक ही बार जो है इकट्ठा प्रेस करना है तो आपका कर्सर बाहर आ जाता है, ठीक है। सर मेरा एक सवाल है जी सर, मैंने सुना है अगर आप डोल बूट करते हैं खाली लिनक्स तो आपके सिस्टम पे अफेक्ट करता है। सर करता है ये? अच्छा मैं बताता हूँ। अच्छा जी, ये मेरे पास जो है काली लिनक्स मेरा जो है इंस्टॉल हो चुका है। मेरा टर्मिनल भी यहाँ से ओपन हो सकता है, ठीक है। तो मैं इसे यूज़ करने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पे आप जाते हैं तो आपके पास सारे जितने भी टूल्स हैं वो आपके पास रेडी टू यूज़ हैं, तो आप कर सकते हैं यूज़, ठीक है। यहाँ पे व्यू के ऊपर जाते हैं, फुल स्क्रीन करते हैं तो आपकी मशीन फुल स्क्रीन में आ जाती है, ठीक है। और ये नीचे जो आपकी बार है यहाँ पे आप जाके मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर सकते हैं अपनी मशीन को। सेटअप क्लियर है? सर नेटवर्क एडाप्टर्स को थोड़ा ब्रीफ एक्सप्लेन कर सकते हैं सर? अब चलते हैं, मैंने वहाँ पे नेटवर्क एडाप्टर्स दिखाए आपको तो हम उन्हें एक्सप्लेन करते हैं। अभी फिलहाल ये जो मेरी मशीन है ना, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ जो कि मैंने न्यू मशीन अपनी वर्चुअल मशीन के अंदर बनाई है, तो ये नेटवर्क वायर्ड नेटवर्क कहला रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है। लेकिन मेरी तो यहाँ पे अगर मैं आपको अपना वाईफाई नेटवर्क दिखाऊं तो मेरा तो ये वाईफाई नेटवर्क है, यानी मेरी होस्ट मशीन वाईफाई के ऊपर काम कर रही है, ठीक है। लेकिन ये जो वर्चुअल मशीन है ये इंटरनेट वायर नेटवर्क के साथ ले रही है। किस तरह से कि ये जो मेरी एक्चुअल मशीन है जिसे मैं ये यूज कर रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है मेरी वर्चुअल बॉक्स वाली मशीन को वायर्ड नेटवर्क के जरिए, एज अ वायर्ड नेटवर्क दे रहा है।
वाईफाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये डायरेक्ट वाईफाई के साथ कनेक्टेड नहीं है, ये पहले मेरी उस मशीन के साथ कनेक्टेड है, इसके साथ, और फिर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे वायरलेस नेटवर्क लेना है, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्किंग के अंदर हम देखेंगे कि वाईफाई के ऊपर हम या ब्लूटूथ के जरिए हम किस तरह से डिवाइसेस को हैक करते हैं, तो उस लिहाज से अब आपको यहाँ पे वायरलेस नेटवर्क चाहिए। तो वायरलेस नेटवर्क के लिए आप एक अडॉप्टर यूज करते हैं, जो कि वायरलेस नेटवर्क अडेप्टर होता है आपका। तो जब वो अडेप्टर यूज करते हैं तो आप अपनी वर्चुअल बॉक्स की सेटिंग्स में ब्रिज अडेप्टर कर लेते हैं, यानी मैंने अपनी मशीन से इंटरनेट नहीं लेना, मैंने क्या करना है, मैं सीधा वो जो अडेप्टर लगाया है डायरेक्ट उससे इंटरनेट लेना चाह रहा हूँ, तब आपका ब्रिज अडेप्टर होता है। ठीक है, सर VMware में कैसे करेंगे? VMware के अंदर भी सेम ब्रिज अडेप्टर का एक ऑप्शन होता है, आपको उसे इनेबल करना पड़ता है, मैं उसकी सेटिंग्स भी करवा दूंगा। अच्छा, इसी तरह से इंटरनल नेटवर्क होस्ट ओनली अडेप्टर, ये नेट नेटवर्क की ही सेम आती है, जेनरिक ड्राइव। जब आता है आपका नेट नेटवर्क के पास, नेट नेटवर्क होता है एक नेट और एक नेट नेटवर्क है। सिंपल नेट कि सिंपल मुझे आईपी एड्रेस मेरी इस मशीन से मिल रहा है, जो कि मैं ये यूज कर रहा हूँ अपनी लिनक्स पैरेट, तो उससे इंटरनेट इस मशीन को मिल रहा है एज अ वायरलेस। अब इसका इंटरनेट, ये मशीन सिर्फ एक अलग आईपी एड्रेस पे काम कर रही है। ठीक है, ये इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, ये इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, ये इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, ये आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, नेट नेटवर्क के ऊपर ये अलग से एक डेडिकेटेड आईपी एड्रेस, समझ लें डेडिकेटेड तो नहीं होता, एक अलग से आईपी एड्रेस लेके एक अलग से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है, जिस तरह से डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर आप अलग अलग कंप्यूटर्स यूज कर सकते हैं। जब आपको इन सबको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके एक नेटवर्क क्रिएट करना है, तब आप क्या करते हैं, सेटिंग्स में जाके नेटवर्क को आप नेट नेटवर्क करते हैं। ठीक है, नेट नेटवर्क जैसे ही करेंगे तो आप यहाँ पे एक नेट नेटवर्क ऑप्शन खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएगा, तो आप ओके कर देते हैं। अगर किसी का नेट नेटवर्क नहीं आ रहा, तो आप किस तरह से अपनी मशीन्स को एक नेटवर्क प्रोवाइड कर सकते हैं, उसका भी ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे नेट नेटवर्क है, यहाँ पे क्रिएट करते हैं, एक न्यू नेटवर्क क्रिएट होता है, उसका आईपी एड्रेस क्रिएट होता है, एक सबनेट क्रिएट होने के बाद आप जो है उसे अप्लाई कर देते हैं। मेरा ऑलरेडी जो है वो अप्लाई है, तो नो प्रॉब्लम। क्लाउड नेटवर्क आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि आप क्लाउड नेटवर्क यानी उनके जिस तरह से हम ओपन वीपीएन यूज करते हैं, तो आपको यहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी पड़ती है। होस्ट ओनली नेटवर्क, जो कि ऑलरेडी होस्टेड है मेरी मशीन, उससे ले रहा है। अच्छा जी, मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि इफेक्ट होता है डुअल बोर्ड का या नहीं आपकी डिवाइस में। अब ये सारा कुछ हम लिनक्स यूज क्यों करते हैं, और लिनक्स के अंदर अगर हम किसी चीज के साथ खेल रहे हैं तो आपकी एक्चुअल डिवाइस के ऊपर कोई असर होगा या नहीं होगा विजुअलाइजेशन के अंदर। मिसाल के तौर पे मैं एक वायरस जो है उसकी एग्जामिनेशन कर रहा हूँ, उसे एनालिसिस कर रहा हूँ, मैंने एक पेलोड बनाया, ये एक मलिशियस कोड जो है लिखा है, लिखने के बाद मैंने वर्चुअल मशीन के अंदर मौजूद अपनी विंडो की मशीन के ऊपर मैं रन कर देता हूँ, है वो वर्चुअल बॉक्स के अंदर। जब उसे रन करता हूँ तो वो क्रैश हो जाती है। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ वर्चुअल बॉक्स या वर्चुअल मशीन के अंदर ही बड़ी मशीन क्रैश होगी, वो आपकी ये मशीन क्रैश नहीं होगी जो कि आप यूज कर रहे होंगे एक्चुअली। ठीक है, जब भी कोई कुछ भी हैपन होता है इन मशीन्स के अंदर, क्रैश होती हैं या डाटा लॉस होता है या हैक होती हैं, ठीक है, इंटरनली या एक्सटर्नली कोई भी ऐसा डिजास्टर होता है, तो वो इन मशीन्स यानी इन वर्चुअल मशीन्स के ऊपर होगा, वो आपकी एक्चुअल मशीन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये सिक्योर हो जाती हैं हमारे लिए। और दूसरा, लिनक्स हम इसलिए यूज करते हैं कि इसके ऊपर हमारे पास एक बहुत ही अच्छा टूल सेट भी मिल जाता है। दूसरा, ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए एक कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया गया है, आप इसे यूज करते हैं। जितने सर्वर्स हैं वो भी हमारे ज्यादातर लिनक्स के ऊपर होस्टेड होते हैं, तो उस लिहाज से हमें इसे सीखना और इसे हमें जो है इसका यूज टू होना पड़ता है। और इसके ऊपर कोई आपकी वायरस, कोई वर्म आपका कोई काम नहीं करता। ठीक है, सर आपने इस तरीके से अब जो पैरेट OS है वो आपने बोला कि हमने डाउनलोड करनी है, तो वो वर्चुअलाइजेशन के थ्रू करनी है, जिस तरह VMware के ना जाके बस उसकी फाइल सब। ओके जी, आपने कंप्लीट वर्चुअलाइजेशन के अंदर ही करनी है। मैं देखता हूं मेरे पास इसका नेटवर्क नेट के ऊपर रखना है, किसके ऊपर रखना पड़ता है? VM पर डेवलप करते हैं हम। अगर तो आप फिलहाल सिंगल मशीन ओपन कर रहे हैं, यूज करना चाह रहे हैं, तो तब आप सिर्फ नेट के ऊपर रखेंगे। अगर आपको, ये मैंने विंडो 10 की हुई है, ठीक है, ये मैंने उबंटू किया हुआ है, ये मैंने पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम किया है, ये मैंने अभी लिनक्स किया है काली। ठीक है, तो मल्टीपल मशीन है, अगर इन सभी मशीन को आपस में कनेक्ट करना है तो फिर मुझे अपना नेटवर्क जो है वो नेट नेटवर्क करना है। ठीक है, अब ये नेट नेटवर्क करूंगा, ओके कर दूंगा, सही है, ये नेट नेटवर्क के साथ। सर एक क्वेश्चन ये था, जैसे आपने कहा कि हम VM के ऊपर कोई भी मेलवेयर की टेस्टिंग करते हैं, अगर सर वो हमारे लैपटॉप के ऊपर कनेक्टेड है तो सर वो मेलवेयर स्प्रेड नहीं होगा? जो भी लैपटॉप के डिवाइस कनेक्टेड है तो उसके साथ हमारा लैपटॉप भी कर सकता है ना? जो नहीं, इस तरह से नहीं होता। आपका जो है, आपकी डिवाइस जो है वो इफेक्ट नहीं होती, किसी लिहाज से भी नहीं होती। ये जो मशीन जो आप यूज कर रहे हैं ना, आपकी विंडोज, उसने सिर्फ इंटरनेट प्रोवाइड करना है। ठीक है, उसने कम्युनिकेशन बाकी कोई नहीं करनी है। आप जो है वो अपनी मशीन का आईपी एड्रेस वर्चुअल मशीन्स के साथ पिंग नहीं कर सकते। ठीक है, ओके सर। सुनिए सर,
जैसे आपने बोला कि नेट नेटवर्क एडाप्टर से हमारी जो भी मशीन इंस्टॉल होंगी आपस में वो कनेक्ट हो जाएंगी, तो क्या अगर आप फॉर एग्जाम्पल अभी हमें 4 मशीन जैसे आपकी इंस्टॉल की हुई हैं, तो अभी हमें आपस में 2 मशीन जो है ना कनेक्ट करनी है, तो बकाया जो 2 मशीन वो भी उन्हीं के साथ कनेक्टेड होंगे, हालांकि वो हमें कनेक्ट नहीं करनी। नहीं, जो मशीन आपको नहीं कनेक्ट करनी आप नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे मैंने क्या किया है, मैं चाह रहा हूँ ये मेरी मशीन और ये मेरी मशीन आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाए, ठीक है। तो मैं सिंपल सिर्फ इन्हीं को नेटवर्क के ऊपर रखूंगा, नेटवर्क के ऊपर जाऊंगा, नेटवर्क क्रिएट कर लूंगा दोनों का ही, सही है। इसे भी मैं नेटवर्क के ऊपर लेके चला जाऊंगा। अब ये 2 मशीन जो हैं, ये मैं चाहता हूँ कि ये नेटवर्क के ना ऊपर ना हो, ये किसी नेटवर्क का हिस्सा ना बने, मैं सिंपल इसे नेट के ऊपर ही रखूंगा, ठीक है। सर मेरा एक सवाल है जी सर, अगर मेरे पास कोई एक शेयर फोल्डर है जो मैंने अपनी विंडोज की मतलब जिस तरीके से नॉर्मल विंडो होती है उसमें मैंने एक शेयर फोल्डर बनाया और मैं चाहती हूँ, और जो मेरी लिनक्स है फॉर एग्जांपल वीएम प्लेयर है यहाँ पे वर्चुअल बॉक्सेस में मैंने वहां जाके अटैक परफॉर्म किया और जो वो शेयर फोल्डर है उसका जो पासवर्ड है उसमें मैंने कोई ब्रूट फोर्स अटैक किया, मुझे वो मिल गया यहाँ पे, मतलब जो मेरी वर्चुअल मशीन है मुझे पता चल गया इसका पासवर्ड, मैंने उसे हैक कर लिया, बट मैं उसकी आईपी दिखाना चाह रही हूँ, मैं उसकी आईपी देखना चाह रही हूँ विंडोज की मशीन विंडो पे के कौन सी ऐसी काली मशीन है जिसने मेरे शेयर फोल्डर पर अटैक किया। तो सर ये मैंने एक दफा करने की कोशिश की थी बट मुझे वो आईपी नहीं मिल रही थी, तो इसमें आप मतलब बता सकते हैं कि मैंने कहाँ मिस्टेक की होगी, हालांकि वो नेट पे ही था, मैंने उसे ब्रिज पे लेके जाने की भी कोशिश की थी। अच्छा जी, आप चाह रही हैं कि आपका शेयर्ड फोल्डर जो है, यानी मिसाल के तौर पे मैं अपना ये एक शेयर्ड फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। अब कईयों को शेयर्ड फोल्डर का नहीं पता होगा। शेयर्ड फोल्डर एक ऐसा फोल्डर होता है जिसको आप इस तरह से रख लेते हैं, इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं, बना लेते हैं कि उस फोल्डर की एक्सेस आपकी वर्चुअल मशीन को मिल जाती है, ठीक है। वर्चुअल मशीन से आपने कोई फाइल इधर शिफ्ट करनी है या इधर से उधर शिफ्ट करनी है तो आप उस शेयर फोल्डर के जरिए कर सकते हैं, ओके। और आईपी एड्रेस किस तरह से करना है, वैसे मैंने ये पंगा लिया नहीं है। सर ये मुझे ना क्या कहते हैं इंटर्नशिप में टास्क मिला था और मैंने इस पे ऑलमोस्ट 3 वीक्स लगाए थे बट मुझे वो आईपी नहीं मिल रही थी वर्चुअल बॉक्स की। विंडोज पे जाके मैंने वाइट लगाया था, मैंने इतनी कोशिश की कि इनको मैं सेम नेटवर्क पे करूं बट मुझे आईपी नहीं मिल रही थी उस वर्चुअल मशीन की जिससे मैंने अटैक परफॉर्म किया था शेयर फोल्डर पे। चले, आपका टास्क अब मेरा टास्क बना, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करके दिखाऊंगा। थैंक यू अच्छा जी, अभी हम चलते हैं मेरी दूसरी मशीन के ऊपर। मेरे पास VMware है और अगर कोई वो यूज़ करना चाह रहा हो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से हम जो है VMware के ऊपर सेटिंग्स करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे ये मेरी वर्चुअल मशीन है, लिनक्स 2024 काली लिनक्स का वर्जन है, ये मैंने कर रखा है। अगर तो मैं इसे स्टॉप करके इसे ऑफ कर दूँ और फिर मैं आपको दिखाऊँ तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मेरा एक टास्क यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है अगर, तो चले। जब आप इसे इंस्टॉल करते हैं तो कुछ इस तरह से आपके पास जो है वो आएगा। आपने फाइल के ऊपर जाना है, आप यहाँ पे न्यू वर्चुअल मशीन कर सकते हैं। न्यू वर्चुअल मशीन के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपने ISO इमेज जो है वो सिलेक्ट करनी है, जहाँ पे भी पड़ी होगी। आप देखें जैसे मैंने किया ना तो ये आ रहा है, तो आपने ये सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है। आपने क्या करना है, उस जगह पे जाना है जहाँ पे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जाम्पल की ये मेरा फोल्डर है। तो अगर मेरी डाउनलोड्स के अंदर कोई भी फाइल आपने वहाँ से उठा लेनी है। उठाने के बाद फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाली है, तो मैं इसे ओपन कर लूँगा। करने के बाद मैं नेक्स्ट कर लूँगा। नेक्स्ट करने के बाद आपको बताना है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। इमेज मेरी लिनक्स की है और डेबियन 64 है, तो आप नेक्स्ट करेंगे। करने के बाद आप वर्चुअल मशीन का नाम देते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं आप इसे। फॉर एग्जांपल मेरा ये रेड हैट लिनक्स है, तो मैं इसे रेड हैट लिनक्स नाम देने के बाद जिस लोकेशन के ऊपर आपने इंस्टॉल करनी है वो भी दे सकते हैं। वैसे ये एज इट इज़ रहे तो बेस्ट है। नेक्स्ट करते हैं। आपको स्पेस देनी है कि कितनी GB आपको स्पेस देनी है इसके लिए, आप नेक्स्ट कर देते हैं। करने के बाद यहाँ पे रैम जो है ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, नेट जो है ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। यहाँ पे कस्टमाइज भी कर सकते हैं हार्डवेयर, ठीक है। कस्टमाइज हार्डवेयर के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे मेमोरी आती है आपकी कि कितनी GB आपको मेमोरी देनी है। तो आप 4 GB दे सकते हैं, 8 GB दे सकते हैं, 16 दे सकते हैं। मेरे इस लैपटॉप की 32 GB है तो मैं 16 भी दे सकता हूँ, 8 भी दे सकता हूँ, 4 भी दे सकता हूँ। तो मैंने 2 GB से मिनिमम रैम जो है वो प्रोवाइड किया है। प्रोसेसर की बात की जाए तो आप नंबर ऑफ प्रोसेसर्स यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फिलहाल मिनिमम जो है 2 दे देता हूँ। देने के बाद यहाँ पे नेटवर्क, जिस तरह से हम बात कर रहे थे नेट नेटवर्क की, ब्रिज नेटवर्क की, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यूज टू शेयर द होस्ट IP एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे होस्ट का IP एड्रेस जो है वो शेयर हो रहा है।
ठीक है, नेटवर्क होस्ट के आईपी एड्रेस से शेयर हो रहा है। तो जिस तरह से अभी एक क्वेश्चन आया था कि कोशिश की थी किसी ना किसी तरीके से नेटवर्क जो है उसका आईपी एड्रेस जो है वो डिटेक्ट कर लिया जाए, तो हो सकता है नेटवर्क की वजह से भी वो आईपी एड्रेस डिटेक्ट ना हो पा रहा हो, क्योंकि आईपी एड्रेस जो है वो आपकी मशीन का होता है, आपकी मशीन से होता है। तो सेम यहाँ पे आपका ब्रिज नेटवर्क है, जब आप कोई भी बाहर से एक्सटर्नल अडेप्टर लगाते हैं, तब अगर आपको होस्ट ओनली पे रखना है, एक प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट करना है होस्ट के साथ, तो तब आपका ये सिलेक्ट करते हैं। करने के बाद बाकी यहाँ पे यूएसबी कंट्रोलर्स हैं, अगर कोई यूएसबी लगानी है तो आप उस लिहाज से, साउंड कार्ड डिटेक्टर है, डिस्प्ले है, तो ये सेम एज इट इज ही रहता है। करने के बाद आप जो है वो क्लोज कर देते हैं और फिनिश करते हैं। जैसे ही फिनिश करते हैं तो यहाँ पे एक नई इमेज जो है वो अपीयर हो जाती है। ठीक है, ये एक मेरी काली लिनक्स चल रही है यहाँ पे और दूसरी मेरी रेड हैट है। इसे मुझे स्टार्ट करना है तो मैं यहाँ से क्लिक कर दूंगा। ठीक है, और ये मेरी रेड हैट लिनक्स मशीन जो है वो इंस्टॉलेशन के लिए तैयार हो जाएगी। फिनिश इंस्टॉलेशन। खैर हमारा ये मकसद नहीं है कि हम जो है रेड हैट करें, तो अभी फिलहाल इसकी इंस्टॉलेशन को मैं स्किप कर रहा हूँ। आपकी मशीन जो है अगर यहाँ पे ऑफ करनी है तो आप यहाँ पे ऑफ कर सकते हैं, सस्पेंड करनी है तो आप सस्पेंड कर सकते हैं, यानी पॉज हो जाएगी उस मशीन की स्टेट, वहीं पे दोबारा से रिस्टार्ट करेंगे तो उसी स्टेट से दोबारा से रिस्टार्ट हो जाएगी। ऑफ करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, रीसेट करना चाह रहे हैं तो आपकी पूरी मशीन रीसेट हो सकती है। स्नैपशॉट्स होते हैं, स्नैपशॉट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर कोर्स। जब हम जो है मालवेयर एनालिसिस कर रहे होंगे तो सम टाइम हमारी मशीन कुछ ऐसी स्टेट्स के अंदर भी जा सकती है जहाँ पे अनएबल टू यूज हो, हम उसे यूज नहीं कर सकते, या हम हमारी मशीन क्रैश हो सकती है। ठीक है, तो हम साथ साथ स्नैपशॉट्स लेते जाते हैं, और स्नैपशॉट्स क्या होते हैं कि आपकी मशीन की एक जो है वो स्टेट सेफ हो जाती है। जहाँ 10 बजे की कंडीशन है, यानी 10 बजे मेरी मशीन बिल्कुल सही है और मैं स्नैपशॉट ले लेता हूँ तो सेव हो जाएगी मेरी मशीन। ठीक है, यहाँ से अगर मुझे अभी ये देखो यहाँ पे स्नैपशॉट्स है और अभी मैं यहाँ पे हूँ। इन केस अगर मेरी मशीन जो है ये क्रैश हो जाती है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, जाने के बाद मैं अपने स्नैपशॉट को यहाँ से क्लिक कर दूंगा गो टू, तो मैं अपनी प्रीवियस पोजीशन पे आ जाऊंगा जो कि मेरी 10 बजे की हालत वाली पोजीशन थी। ओके, सेम मेरे पास यहाँ पे भी स्नैपशॉट्स की, इसे मैं शो करता हूँ। ठीक है, टेक अ स्नैपशॉट। ठीक है, सेम डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि मेरी 10 बजे की कंडीशन ये थी, इतने बजे मेरी मशीन की ये हालत थी, तो ये उस मशीन की स्टेट को सेव कर देगा। सर हम जो है सर